एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 3 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट सेंचुरी 16 to 17। तो इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने रीड कर लिया है कि किस प्रकार से जो बाबर द्वारा मुगल एम्पायर फाउंड किया जाता है, फिर बाद में हुमायूं आते हैं उनके सन, फिर हुमायूं के टाइम पीरियड में कुछ ऐसा होता है कि सूरी एम्पायर जो शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित की जाती है वो आक्रमण करते हैं हुमायूं पर और अपना एम्पायर स्टार्ट कर लेते हैं शेरशाह सूरी, जिसमें कि दोबारा से हुमायूं रिकैप्चर कर लेते हैं। शेरशाह सूरी के मरने के बाद जब उनके बेटे आते हैं तो क्या करते हैं, हुमायूं रिकैप्चर कर लेते हैं अपना दिल्ली और आगरा का पोर्शन और दोबारा से अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट करते हैं। तो हुमायूं के मरने के बाद आते हैं अकबर। तो अकबर को इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अकबर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक क्वेश्चन पक्का जरूर आता ही है, तो उसको पहले कवर करते हैं। तो अकबर का जो टेन्योर है ये 1556 से लेकर 1605 तक है। तो हमने देखा कि शेरशाह सूरी है वो लॉस्ट कर देते हैं अपनी लाइफ 1545 में, जिसमें कि उनके जो आने वाले जो सक्सेसर होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि अपने एम्पायर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। जिसके बाद क्या करते हैं, हुमायूं एक अच्छा टाइम देखते हैं और क्या करते हैं 1555 में उनके जो सन होते हैं उन पर आक्रमण कर देते हैं। हुमायूं है सिकंदर पर आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली और आगरा रिकैप्चर कर लेते हैं मुगल एम्पायर के अंदर और मुगल एम्पायर वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अगले साल ही लगभग 6 महीने के बाद ही क्या होता है, 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। तो उसके बाद क्या होता है, हुमायूं के मरने के बाद जो अकबर होते हैं वो 13 इयर्स के ही होते हैं 1556 में। तो उनको क्या कर लिया जाता है, उनको क्राउन पहनाया जाता है, राजा बना दिया जाता है एम्परर का। किनके द्वारा? बैरम खान के द्वारा। बैरम खान कौन है? हुमायूं के टाइम में एक मिनिस्टर थे बैरम खान, इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्या बैरम खान एक अच्छा मौका देखते हुए कि अकबर को राजगद्दी पे बिठा देते हैं। क्यों बिठाते? उनका मकसद था कि यदि किसी राजा को आसपास के कोई भी इलाके के राजा को ये पता चला कि एक छोटा बच्चा है, राजा है, इस गद्दी पे कोई नहीं बैठा, तो वो क्या कर सकते, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो वो क्या करते, एक टाइम देखते और हुमायूं के मरते के साथ ही क्या है, अकबर को वो राजगद्दी पे बिठा देते हैं, उनको क्राउन पहना दिया जाता है। तो बैरम खान क्या उनके क्लोज आ चुके हैं अकबर के। तो अकबर अभी छोटा बच्चा है 13 साल का, उसको नहीं पता। तो अब जो राजबार होगा सब कुछ बैरम खान ही संभालेंगे। समझ आ गया? बैरम खान ही संभालेंगे। तो बैरम खान कौन थे? ही वॉज ए सिया मुस्लिम। तो मुस्लिम की 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सिया और सुन्नी। तो जो बैरम खान एक सिया मुस्लिम थे और एक बैटल होती है, एक बैटल कौन सी होती है, बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें कि अकबर तो छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या होता है बैरम खान लड़ते हैं बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें कि बैरम खान है जीत जाते हैं। हम रीड करेंगे कौन सी बैटल है वो, डोंट वरी। तो हम इस वीडियो के अंदर बैटल ऑफ पानीपत जरूर रीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैरम खान है वो जीत जाते हैं बैटल को और अकबर जीतने के बाद क्या बैरम खान को एक उपाधि टाइटल देते हैं, खाने खाना, ठीक है। तो बैरम खान की जो विवाह है किससे हुआ था, डॉटर ऑफ गुरलक, एक गुरलक बेगम होती है जो हुमायूं की बहन होती है, उनकी बेटी से। क्या था उनकी बेटी का नाम? सलीमा। तो उनके साथ हुआ था बैरम खान का विवाह। तो बैरम खान है अच्छा भला साम्राज्य अच्छी तरीके से चला रहे होते हैं। महामंगा होती है जो कि अकबर की फोस्टर मदर होते हैं, मतलब कि एक अपनी माता से भी बढ़कर मानते थे महामंगा को वो। तो अकबर को सलाह देती हैं कि बैरम खान है वो अपनी मर्जी से क्या है अपना आपका साम्राज्य चला रहे हैं, तो आपको देर ना हो जाए कभी वो अपना पूरा साम्राज्य अपने अंडर ही कंट्रोल कर ले। तो आप क्या करो, सही समय होते ही अपना जो साम्राज्य बैरम खान से छीन लो। तो अकबर क्या करते हैं, चालाकी से बोलते हैं कि बैरम खान तुमने अच्छा भला अपना साम्राज्य अच्छी तरीके से संभाला है, अब क्या करो तुम मक्का की यात्रा पर चले जाओ। मक्का की तो बैरम खान है मक्का जा ही रहे होते हैं कि क्या होता है, बैरम खान को मार देते हैं हाजी खान। हाजी खान वही है जो आने वाले समय में मैं रीड करवाऊंगी एक बैटल, जिसमें कि हेमू एक व्यक्ति होते हैं, जिसमें कि क्या है बैरम खान उनको मार देते एक बैटल में हेमू को। तो उसी का बदला लेते हुए हाजी खान है बैरम खान को मार देते हैं। तो बैरम खान की जो वाइफ होती है सलीमा बेगम और उनके जो बेटे होते हैं अब्दुल रहीम, तो क्या करते हैं
अकबर सलीमा जो बेगम होते हैं उनसे शादी कर लेते हैं, और उनका जो बेटा होता है अब्दुर्रहीम, तो उनको आने वाले समय में वो एक मिनिस्टर की पोस्ट दे देते हैं अकबर, और उनको एक उपाधि भी दे देते हैं उनके बेटे को खाने खाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक रीड करी बैरम खान के ऊपर, तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। ठीक है, अब अकबर के टाइम पीरियड को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो फेज है 1556 से लेकर 1517 में, जिसमें कि जो बैरम खान है वो पूरी राजपाट को संभालते हैं। सेकेंड है 1570 से लेकर 1585 तक, जिसमें कि क्या होता है वो पूरा एक्सपैंड करते हैं अपनी मिलिट्री वगैरह कैंपेन्स, इनको बहुत अच्छा फैलाते हैं। लेकिन ये ना थोड़ा सा टाइम पीरियड था जिसमें कि क्या होता है हरम टाइम पीरियड भी बोला जाता है, जिसमें कि जो वीमेन होती है, जो महामंगा होते हैं, उनके कहने पर अकबर जो सारा काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड था। लेकिन 1585 से लेकर 1605 तक, जिसमें कि अकबर खुद अपने पूरे साम्राज्य का एक्सपैंड करते हैं, वो बहुत सारे ऑपरेशन चलाते हैं, मिलिट्री कैंपेन चलाते हैं, जिसमें कि जो मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा फैला, तो वही जो टाइम पीरियड था 1585 से लेकर 1605 तक। तो ये 3 फेज से। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि बैटल लिखो अकबर द्वारा लड़ी गई। तो फर्स्ट जो बैटल होती है बैटल ऑफ पानीपत होती है, जो 1556 के अंदर होती है। तो मैंने अभी आपको हेमू का नाम लिया था, तो ये बैटल ऑफ पानीपत है, ये हेमू के साथ ही होती है। 1556 में अकबर एक छोटे से बच्चे हैं, वो नहीं लड़ सकते एक युद्ध को, तो उनकी जगह कौन लड़ते? बैरम खान लड़ते। कौन लड़ते हैं? बैरम खान लड़ते हैं, और हेमू लड़ते हैं। तो हेमू है आदिल शाह के जगह से लड़ रहा था, आदिल शाह के ये गवर्नर थे हेमू। तो आदिल शाह एक राजा थे और हेमू उनके गवर्नर थे। तो उनके साथ बैटल होती है हेमू और बैरम खान के। तो हेमू एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अभी तक 22 बैटल्स लड़ी है और एक भी बैटल हारे नहीं है। हेमू बहुत ज़्यादा ताकतवर समझे जाते थे। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ पानीपत है, ये लार्ज स्केल पर किए गए थे, जिसके अंदर अकबर के जो मुगल एम्पायर में 330,000 हॉर्समैन गए थे और बहुत सारे एलिफेंट गए थे, 1500 के करीब क्या एलिफेंट गए थे इस युद्ध में, और बड़ी लार्ज आर्मी भी थी। ठीक है, हेमू है वो बैटल को जीत ही रही होते हैं, कि ऐसा लगता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो हेमू के द्वारा जीती जाती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक तीर होती है जो हेमू की आंख में लग जाता है, और आंख में लगते वो घायल हो जाते हैं, और घायल होने के बाद क्या होता है, हेमू अपना मतलब कि संतुलन खो देते हैं और उनके लड़ने की स्थिति में नहीं होते, जिसमें कि जो मुगल एम्पायर के जो भी सोल्जर्स होते हैं हेमू को पकड़ के अकबर के पास लेके आते हैं और अकबर उन्हें मार देते हैं। तो इस प्रकार जो बैटल ऑफ पानीपत है वो सेकंड जीती जाती है मुगल एम्पायर के द्वारा। जो इसी बैटल में क्या होता है, बैरम खान को अकबर टाइटल देते हैं खाने खाना। अब बैटल ऑफ मालवा, तो बैटल ऑफ मालवा है ये 1561 में हुई थी। तो इस जो एम्पायर जो अब ये बैटल होती है, तो इस बैटल में अकबर से कौन लड़ रहा था? अकबर तो अभी छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं लड़ रहे, तो उनकी जगह लड़ रहे हैं आदम खान। कौन है? आदम खान, जो महामंगा होती हैं उनके बेटे। तो आदम खान है वो लड़ते हैं, और ये मालवा के जो राजा होते हैं वो लड़ते हैं बाज बहादुर। तो बाज बहादुर और आदम खान के बीच फाइट होती है। तो ये बैटल है, ये बैटल में कौन हार जाते हैं? बाज बहादुर है हार जाते हैं। तो इस बैटल को हम बैटल ऑफ सारंगपुर भी बोलते हैं, जो कि 20 मार्च 1561 में हुई थी। तो इस बैटल में क्या होता है, हार जाते हैं बाज बहादुर। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो मालवा है इस पे आक्रमण बाज बहादुर की वजह से नहीं किया गया था। जो बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती, जो कि ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसकी चाह में करा गया था। जो अकबर थे रूपमती को पसंद करते थे, उनकी डिज़ायर के रूप में आदम खान को भेजे हैं अकबर की उनसे लड़ो और क्या है रूपमती को यहाँ लेके आओ। तो लेकिन क्या करते हैं, रूपमती है वो अपने आप को सुसाइड कर लेती हैं, अपना पॉइजन लेके मर जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है, बाज बहादुर है ये सरेंडर कर देते हैं 1570 में, मतलब कि 9 साल बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जिसमें सरेंडर करने के बाद अकबर की ये खूबी होती है कि वो भी कोई भी उनके दुश्मन होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं या फिर आत्मसमर्पण कर लेते हैं, तो वो क्या करते, कभी भी उसको सजा नहीं देते थे, वो उसको मनसब देते थे। मनसब क्या होती है, एक पोस्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ पर पोस्ट नहीं होती 1 2 3 बहुत सारी पोस्ट होती है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसी की तरीके से
जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब में 1 जो पोस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन मनसब में क्या होता है, जो सबसे लास्ट जो पोस्ट होती थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी, 7,000 तक होती थी, जो कि ठीक है। तो उन्होंने जो बाज बहादुर को है 2,000 के मनसब दिए थे, उसको 2,000 वाली रैंक दी थी, कितनी बड़ी रैंक दी है उसको। और उसके साथ ही बहुत अच्छा नोबिलिटी मतलब एक जगह दी जाती है जिसमें कि वो राज कर सके। तो ये होती है बैटल ऑफ मालवा, जो कि एक जगह थी बहुत बड़ी, जिसमें रूपमती की चाह में लड़ी जाती है, बाज बहादुर होते हैं मालवा के राजा, उनके द्वारा लड़ी जाती है, ठीक है, और आदम खान के बीच में। तो ये सारे PDF है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम गोंडवाना का कंपैरिजन देखते हैं। गोंडवाना एक जगह है, तो वहाँ पर होता जो बहुत बड़ी होती है, तो वो बहुत दूर तक फैली हुई होती है। तो ये थर्ड कैंपेन था जो कि अकबर द्वारा चलाया गया था। तो अकबर खुद नहीं लड़ते थे कभी भी बड़ी बैटल, वो अपने मिनिस्टर वगैरह को भेजते थे। तो एक आसफ खान होते हैं, तो आसफ खान है अकबर के साइड से लड़ रहे हैं। तो इस जो गोंडवाना में कौन राज कर रहा था, जो गोंडवाना की जो गोंडवाना में एक रानी थी वो राज कर रही होती है, दुर्गावती। जो दुर्गावती के जो हस्बैंड है वो मर चुके होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि कोई भी एक लड़की राज नहीं करती थी। तो उसकी जगह दुर्गावती क्या करती थी, जो उनके बेटे थे अभी छोटे थे वीर नायर, तो उनका नाम लेकर उन्हें राजगद्दी पे बिठाकर आप राज करती थी दुर्गावती, ठीक है। तो दुर्गावती पर कौन आक्रमण करते हैं, आसफ खान करते हैं, जिसमें कि जो रुद्रावती होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। ये माना जाता है कि उन्होंने मुगल एम्पायर को 2 बार हरा रखा है, तो ये माना जाता है, जिसमें कि आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा वो था, दुर्गावती ने 2 बार उनको हरा रखा है। तो दुर्गावती भी अच्छी बल्ली अपने कैंपेन को चला ही रही होती है कि क्या होता है, एकदम से वो घायल हो जाती है, और घायल होने के बाद फिर भी वो लड़ती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वीर नारायण है जो उनके बेटे हैं, उन पर मुगल एम्पायर ने आक्रमण कर दिया जाता है, तो वो तभी भी अपने बेटे के पास नहीं जाती, तभी भी अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए सोचती है दुर्गावती। लेकिन लास्ट में क्या होता है, दुर्गावती को मतलब दुर्गावती है, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था कभी भी मुगल एम्पायर के अंदर, उन्होंने खुद अपने आप को तलवार से काट लिया था। तो इस प्रकार से उनकी डेथ हो गई थी, और उनके जो बेटे वीर नारायण उनकी भी डेथ हो गई थी इसी वॉर के अंदर। तो दुर्गावती होते हैं वो अपने आप को खुद सुसाइड करती है, ना कि मुगल एम्पायर करते हैं। तो गोंडवाना की जो दुर्गावती है, इसलिए उनका नाम है कि उन्हें आत्मसमर्पण ना करके खुद डेथ हो गई, लेकिन मुगल एम्पायर के अंदर नहीं गई वो। एक मिनट दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। गोंडवाना कैंपेन है दुर्गावती और आसफ खान के बीच हुआ था, जो कि वीर नारायण के नाम पर क्या है, दुर्गावती अपना साम्राज्य चला रही होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं। तो दुर्गावती अच्छे भले अपने पूरा वॉर अच्छी तरीके से चल रहा होता है कि उसको चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से वो इतनी घायल हो जाती है कि वो अच्छे तरीके से वो नहीं लड़ सकती। लेकिन जब उसे खबर पता चलती है कि वीर नारायण जो उनके बेटे होते हैं उन पर मुगल एम्पायर ने पूरा मुगल के जो आसफ खान है उन्हें अटैक कर दिया और उनकी डेथ होने वाली होती है, लेकिन वो तभी भी नहीं जाती, अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए सोचती हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि वो ऐसा नहीं सोचती कि अब साम्राज्य बचने वाला है, तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है, मतलब एक तलवार के साथ अपने आप को मार लेती है वो, और कभी भी वो मुगल एम्पायर के अंदर नहीं गई, इसलिए उनको अच्छी तरीके से याद किया जाता है। अब बिहार और बंगाल का कैंपेन देखते हैं। तो 1572 में जो सुलेमान होते हैं, तो वो वहाँ के अच्छे भले बिहार में अच्छी तरीके से राज कर रहे होते हैं, जो कि मुगल एम्पायर के अंडर ही काम कर रहे होते हैं। मुगल एम्पायर क्या बोलता था, आपको राज करना है करो, लेकिन आपको क्या है, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग ऐसे इस तरीके से राजा वगैरह टैक्स दिया करते थे। तो जब सुलेमान की डेथ हो जाती है 1572 में, जो कि मुगल एम्पायर को अच्छा भला टैक्स दे ही रहा होता है, तो उनके जो बेटे आते हैं, बड़े बेटे होते हैं, बयाजीद होते हैं, उनके बेटे का बयाजीद होते हैं, जो उनके बेटे होते हैं बड़े, तो वो आते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उनके जो छोटे बेटे होते हैं दाऊद खान, तो वो अपने भाई को मार देते हैं और आप डिक्लेयर कर लेते हैं राजा। तो दाऊद खान है वो क्या करते हैं, अपने आप को ये बोलते हैं कि ना मैं मुगल एम्पायर की मानूंगा ही नहीं, तो वो आप राज करने लग जाते हैं। तो जब मुगल एम्पायर के अकबर को पता चलता है, तो वो अकबर क्या है, एक मुनीम खान होते हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं उनको बड़ी सी आर्मी के साथ भेजते हैं दाऊद खान के पास, और दाऊद खान है वो मिस्टेक मान लेते हैं और बोलते हैं मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब क्या होता है, जो मुनीम खान है वो बंगाल के अब क्या गवर्नर बन गए हैं। लेकिन क्या होता है, अब क्या होता है, जो मुनीम खान है उनकी डेथ हो जाती है,
मुनीम खान की डेथ होने के बाद क्या होता है, जो दाऊद खान दोबारा से अपने आप को ये क्या बोलते हैं कि अब मैं दोबारा से राजा हूँ, तो दाऊद खान को सजा सिखाने के लिए क्या है, दोबारा से अकबर क्या भेजते हैं, अपनी आर्मी भेजते हैं जहान के अंडर, जो जहान एक व्यक्ति होते हैं उनके अंडर अपनी आर्मी भेजते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, वो दाऊद को मार ही देते हैं और अब बंगाल और बिहार है अकबर के अंदर आ गया है। ठीक है, इस प्रकार से अपना एक्सपेंड करते हैं। अब मिर्ज़ा हकीम कौन होते हैं, मिर्ज़ा हकीम अकबर के सौतेले भाई होते हैं। तो वो भी आक्रमण करते हैं अकबर के ऊपर। तो वो आक्रमण क्यों करते हैं, तो उन्हें भी राजगद्दी चाहिए थी इसलिए करते हैं। तो अकबर ने उन्हें बोला था कि काबुल में तुम क्या अपना साम्राज्य फैलाओ, मतलब मुगल एम्पायर को फैलाओ, लेकिन वो खुद क्या करते, पंजाब पर अपना अधिकार करने लग जाते मिर्ज़ा हकीम। तो उनको अकबर ने क्या बोला था कि आप बंगाल को क्या है जीतो और अपने अंडर करो, मुगल एम्पायर को बढ़ाओ, लेकिन वो पंजाब पे खुद आक्रमण करने लग जाते हैं कि पंजाब मेरा है। तो अकबर को आता है गुस्सा, तो अकबर क्या करते हैं, कैंपेनिंग चलाते हैं और मिर्ज़ा हकीम एक और चीज़ कर रहा था कि लोगों को भड़का रहा था अकबर के खिलाफ कि आप हम सब मिलेंगे अकबर को हरा देंगे, इस तरीके से कर रहा था। तो अकबर को जब ये बात अकबर को पता चलती है तो अपने बहुत सारे मिनिस्टर को भेजता है और इस प्रकार से क्या है, जो मिर्ज़ा हकीम होते हैं 1582 में उनको मार दिया जाता है अकबर के द्वारा, और उनके जो मिनिस्टर होते हैं ख्वाजा हसन उनको भी मार दिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है रिलेशन विद राजपूत। तो राजपूत के साथ अकबर के क्या रिलेशन थे, तो अकबर के ना 3 प्रकार के राजपूतों के साथ रिलेशन थे उनके। फर्स्ट है, उन्होंने मतलब कि जो मैरिज के द्वारा अंडर आ रहे हैं उनको, क्योंकि यदि पहले के टाइम में क्या होता था, जो राजा है किसी भी ऐसे साम्राज्य में विवाह करता है तो उस लड़की का जो साम्राज्य होता है वो भी उनके अंडर कंट्रोल आ जाता है। तो उस प्रकार से जो राजपूत में अकबर ने भी क्या कर रखा था, मैट्रिमोनी अलायंस बना रखा था जिसमें कि उन्होंने विवाह कर रखा था। सेकंड है, वो क्या करते थे, जो राजपूत नोबल्स होते थे उन्हें हाई पोस्ट पे दे देते थे कि ये पोस्ट है तुम्हारी, तो वो खुश होंगे तो उनके साथ मिल जाएंगे, तो वो पोस्ट देकर भी अपने अंडर कराते थे। और तीसरा, यदि कोई नहीं मानता था तो उनको डिफीट करते थे, हराते थे। तो उन्होंने क्या है, मैट्रिमोनी अलायंस बनाई थी राजपूतों के साथ। जो राजपूत की एक प्रिंसेस थी, अम्बेर की एक प्रिंसेस थी, जो कि अम्बेर के जो राजा थे राजा भारमल थे। तो राजा भारमल ने ये सोचा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं हो सकता कि अपने ही क्या ससुराल वगैरह होती है उसमें आक्रमण करे। तो इसी प्रकार से वो अकबर से अपनी बेटी है हरका बाई, उसका विवाह कर देता। जो हरका बाई है उसको हरका बाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या करता है, हरका बाई का नाम है जब विवाह हो जाता है तो अकबर क्या उनका नाम चेंज करते हैं, उनका नाम जोधाबाई रख देते हैं। इसलिए हम जोधाबाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं जो अकबर की वाइफ को। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि जो अम्बेर के जो राजा होते हैं भारमल, तो वो अपनी जो बेटी होती है उसका विवाह है अकबर से करवा दिया जाता है हरका बाई का, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबर अपॉइंट राजपूत एज ए नोबल। तो वो क्या करते थे, राजपूतों को नोबल्स के रूप में नियुक्त करते थे, मतलब हाई पोस्ट देते थे, हाई रैंक देते थे। राजा मान सिंह को उन्होंने अपॉइंट किया, राजा भगवान दास को अपॉइंट किया, अच्छे अच्छे नोबल्स दिए और उन्हें सीनियर पोजीशन देते थे, हाई मनसब दी जाती थी उन्हें। यदि कोई नहीं मानता तो उनको कुछ लोग सरेंडर कर देते थे और बोलते थे हम आपके अंदर मिलेंगे, और अकबर क्या कर देता, उनको नोबल दे देता था, एक पोस्ट दे देता, हाँ ठीक है आप यहाँ पर राज करो लेकिन टैक्स मुझे देना। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते थे तो अकबर क्या उनके साथ फाइट करता था। तो बैटल होती है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी इसलिए बोला जाता है जो एरिया होता है मेवाड़ का वो हल्दी जैसा होता है, इसलिए उसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये बैटल होती है राणा प्रताप के बीच में और मानसिंह के बीच में। मानसिंह कौन है, जो जोधाबाई के भतीजे होते हैं। तो एक राजपूत के साथ राजपूत का झगड़ा हो रहा है, तो मुगल के एम्पायर से मानसिंह लड़ रहे हैं और जो मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं। तो 18 जून 1576 के अंदर ये युद्ध स्टार्ट होता है। 4 घंटे के अंदर ही क्या होता है, ये बैटल है, पूरा खून खराबा हो जाता है, बहुत सारी लाइफ है वो लॉस होती हैं। जो मेवाड़ के साइड से जो
सोल्जर्स होते हैं वो 1600 के सोल्जर्स हैं वो मर जाते हैं। वहीं जो मुगल आर्मी में बहुत सारे सोल्जर लॉस्ट होते हैं, 150 सोल्जर लॉस्ट होते हैं, 350 वाउंडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप है बिल्कुल भी हार नहीं मानते, क्योंकि एज कंपेयर टू मुगल एम्पायर की उनकी बहुत कम आर्मी है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो जो महाराणा प्रताप है वो वाउंडेड घायल हो चुके थे, लेकिन उनको चोट लग चुकी थी, लेकिन वो कभी भी हारे नहीं। लेकिन अचानक क्या होती है, उनको एक तीर आता है, लेकिन उनके जो चेतक होता है, उनका घोड़ा होता है, उनको बचा कर ले जाता है। तो चेतक उनके घोड़े का नाम था, ये जरूर याद रखना आपको। जो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। तो वो चेतक उनको वॉर में बचा लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप है वो भी अब चले गए हैं और मुगल भी, लेकिन ये फाइट चलती रहती है, लेकिन हार नहीं मानती। लेकिन महाराणा प्रताप दोबारा से आते हैं, नहीं मुगल एम्पायर उन पर कैप्चर कर पा रहे पूरे मेवाड़ पर, और नहीं महाराणा प्रताप उनको लेने दे रहे हैं। तो ये बैटल नहीं, इनका ये होता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी का आज तक कंक्लूजन का ही नहीं पता है कि ये बैटल किसके द्वारा जीती गई। द ग्रेट वॉरियर लेट फॉर द हेवली अम्बोन। तो ये क्या होते हैं, एकदम से जो ग्रेट रूलर होते हैं महाराणा प्रताप, 29 जनवरी 1597 में वो मर जाते हैं 56 वाली एज में। लेकिन उन्होंने कभी भी मुगल एम्पायर से अपना पूरा जो साम्राज्य वो सौंपा नहीं था मेवाड़ में। और उसी के तरीके से जो महाराणा प्रताप है, मरते वक्त उनके शब्द थे अपने बेटे के रूप में, उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा था, अमर सिंह के यही थे कि तुम्हें कभी भी क्या है अपना जो साम्राज्य है मुगल के हाथ में नहीं देना है। तो क्या होता है, जब वो मर जाते हैं तो उनका जो स्ट्रगल है इस तरीके से चलता जाता है, ये बैटल कभी भी सोल्व नहीं होती। अकबर के भी मर जाते हैं, लेकिन बाद में जो अमर सिंह होते हैं, अमर सिंह जो उनके बेटे होते हैं महाराणा प्रताप के, तो वो क्या करते हैं, जो ट्रीटी कर लेता है शाहजहाँ के साथ, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, तो वो ट्रीटी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं बहुत सारी जन और धन की हानि हुई है, तो वो नहीं कर सकते इसको, तो वो ट्रीटी के अंदर आ जाते हैं और मुगल एम्पायर के अंदर मेवाड़ अंदर आ जाता है। तो अकबर की डेथ किस तरीके से होती है, तो अकबर डाइट। तो अकबर है एक इलनेस, एक डेंसेंट्री, एक बीमारी होती है, अतिसार नाम का एक रोग होता है, 1605 में अकबर को हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो उनकी टोम्ब, जो अकबर की जो टोम्ब है ये सिकंदरा के अंदर है, आगरा के अंदर, और ये 49 तक अपना जो टाइम पीरियड है मुगल एम्पायर में बिताते हैं। और इनके बाद है इनके जो बेटे हैं जहांगीर आते हैं, जिसे हम शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी हम उसमें रीड करने वाले हैं अकबर के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से, पॉलिसीज कैसी थी, रिलीजन पॉलिसी कैसी थी, तो हम वो रीड करेंगे अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।